انہی الفاظ کے ساتھ اب میں محترم قائد جناب شریف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی سے خطاب کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تشریف رکھیں سب حضرات، تشریف رکھیں، بس سب تشریف رکھیں. بس ٹھیک ہے، میں تشریف رکھیں، آپ مہربانی کر کے تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. جناب راجہ ظفر الحق صاحب، دکھائیں. محترم حسن اقبال صاحب، جناب شاہد خاقان عباسی صاحب، معزز اراکین CWC، السلام علیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو سامنے دیکھ کر. بڑے عرصے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوا ہوں، اور کیا کیا وقت نہیں دیکھے ان 2.5 سالوں میں، کیا کیا مرحلے نہیں آئے. تو اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج پھر مجھے آپ سے ملایا ہے، اور میں آپ کو اپنی آنکھوں سے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس لحاظ سے تو میں بہت خوش ہوں. لیکن کہتے ہیں نا کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا. تو جب چاروں طرف ملک کے اوپر نظر ڈالتا ہوں تو دل بڑا غمگین ہوتا ہے، دکھ اور تکلیفیں محسوس کرتا ہوں. ہم کیا تھے، کہاں جا رہے تھے، اور آج کہاں ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. ایک زمین آسمان کا فرق دیکھتا ہوں میں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آنن فانن ایسا کیوں کر ہو گیا. کتنے خوشحال تھے لوگ 2018 تک. ہماری حکومت 2013 سے لے کے 2018 تک رہی ہے، اور میں آپ کی دعاؤں سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور آپ کی سپورٹ سے، میں 2013 سے لے کے 2017 تک میں وزیر اعظم رہا، اور بھرپور طریقے سے میں نے اور میری ٹیم نے، جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور جو یہاں پر اس وقت موجود نہیں ہے، مثلا شہباز شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہے، ناکردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہے، یعنی محنت کر کے، خدمت کر کے پاکستان کا نقشہ بدل رہے تھے. بھائی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کی بات ہے. کوئی میں زبانی جمع خرچ نہیں کر رہا، یہ لفاظی نہیں ہے. آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے ہمارے کاموں کا اور ہماری حکومت کا. ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہم نے کارنامے کیے ہیں ملک میں، ہم نے تو ہر سیکٹر میں کیے ہیں.
ये अल्लाह का खास करम है। और मुझे भी कई दफा समझ नहीं आती कि अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 सालों में भाई, 3-4 सालों में इतने मंसूबे अल्लाह ने हमसे लगवा दिए कि बिजली भी आ गई, दहशत गर्दी भी खत्म हो गई, इकोनॉमी भी आसमान की तरफ जाना शुरू हो गई, गुर्बत का खात्मा हो रहा था, सुई गैस भी आ गई, यानी गैस भी आ गई, और रोजगार भी लोगों को मिलना शुरू हो गया। पाकिस्तान G20 में शामिल होने का मंसूबा बना रहा था। G20 आपको मालूम है ना, दुनिया के 20 सबसे ताकतवर मुल्कों में पाकिस्तान ने शामिल होना था। एशियन टाइगर तो हम बन ही चुके थे और उस तरफ बढ़ रहे थे। पूरे एशिया में अल्लाह के फजलो करम से, साउथ एशिया में साउथ एशिया की बात कर रहा हूं कि साउथ एशिया में हम एक यानी कि टाइगर की हैसियत अख्तियार कर ली थी और फिर उस तरफ हम बढ़ रहे थे और दुनिया एक्नॉलेज कर रही थी, दुनिया भर पाकिस्तान की तरक्की की तारीफ कर रही थी। मैं ये अपने मुंह से अल्फाज नहीं कह रहा, आप लोग विटनेस है, पूरी कौम विटनेस है। और फिर दिनों में, हफ्तों में, सालों में नहीं, जैसे ये BRT पेशावर का मंसूबा जो पिछले 6 साल से अभी तक परवान नहीं चढ़ सका, और आज भी कहीं आग लग जाती है, बसें जल जाती हैं, छतें टूट जाती हैं, बिल्डिंग टूट जाती है, लिफ्टों को नुकसान हो जाता है। और कितना पैसा खर्चा है हमारे 3 मंसूबों पर, जो BRT के मंसूबे हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान, सबको मिला लें, इन तीनों से ज्यादा पेशावर पे खर्चा आया है। मेरा ये अंदाजा है, मेरा शायद को 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है तो हो जाए। इन तीनों मंसूबों से मेरे ख्याल में ज्यादा रकम सिर्फ पेशावर के मंसूबे पे लगी है और आज तक वो चल नहीं सका। हमने अपने मंसूबे एक साल में, 1.5 साल में शुरू भी कर दिए, चला दिए। बिजली के कारखाने हमने 1.5 साल में मुकम्मल किए। ये स्पीड कभी पाकिस्तान की तरक्की की आपने देखी है पहले? कभी नहीं देखी होगी। मेरा दावा है कभी ये स्पीड आपने नहीं देखी होगी कि इतने बड़े बड़े बिजली के कारखाने अल्लाह के फजलो करम से 1.5 साल में, 2 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। भाई ये जिन है जो बना रहे हैं, हम लोग बना रहे थे अल्लाह के फजलो करम से। कौम की दुआएं हमारे साथ थी और हर सेक्टर में अल्लाह के फजलो करम से इसी तरह से काम हो रहा था। जाके देखें मंसूबे, जो गैस के मंसूबे जो बन रहे थे हमारे, और जो गैस यानी कराची पोर्ट के ऊपर जो है वो जो हमने वो लगाए वहां पे उनके मंसूबे, वो अपनी मिसाल आप रखते हैं। पाकिस्तान में गैस भी आ गई, बिजली भी आ गई, दहशत गर्दी भी खत्म हो गई, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल पड़ी। 5.8% ग्रोथ रेट था हमारा, 5.8%। और आज कितना है जरा आप बताएं, कितना है आज? माइनस है, माइनस सुना है 1.4 पे होने वाला है। अभी तो ये -0.4 की बात कर रहे हैं, लेकिन ये -1.4 पे जाएगा। ये जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। हमारे जमाने में, वो पहले वाला लगा है जो लोगों को मैं देख रहा था, हमारे जमाने में रुपया 100 रुपए, $1 100 रुपए के लगभग था। वो तो हमारे आने से पहले डॉलर जरा बढ़ गया था। अगर हम बर वक्त आ जाते, शायद ये 100 रुपए पे ना पहुंचता, हम और उसको कम कर देते। हमने किया भी था उसको कम। यहाँ पे डार साहब भी बैठे हुए हैं,
इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं, पूछे इनसे, रोज हमारी रुपए पे बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा, 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि 4 साल काबू में रखा, हमने अजनास की, जरी अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछें इस सिलेक्टेड वजीर आजम को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपया चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते सवाल का जवाब, तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए, उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते, जिनके घर के अंदर फाका कुशी हो रही है, फाका कशी हो रही है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, या वो रोटी खाएंगे या वो फिर स्कूल जाएंगे, या वो रोटी खाएंगे या बिजली का बिल देंगे जो बम बन के उनके सरों पर गिरता है, या वो सुई गैस का बिल देंगे। वो रोटी खाएंगे या अपने इलाज मुआवजे के लिए वो दवाइयां खरीदेंगे जो आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। ये किसी ने इसका अंदाजा लगाया है? कभी सोचा है आपने कि उनकी जिंदगी कितनी अजेरन हो चुकी है और वो किस तरह से दिन रात गुजारते हैं इस मुल्क के अंदर जो हमने खुदा के नाम पे हमने हासिल किया था। ये रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना ऐसी होती है? इतने इतने बड़े बड़े दावे भाई, डर लगता है इंसान को जब वो इतनी बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करता है कि हम रियासत मदीना बना देंगे। और हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर आजकल लोग सुकून से सो नहीं सकते। जो कुछ लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, आज आपने फिर देख लिया होगा, सुन लिया होगा कि आज एक पाकिस्तान की बेटी के साथ मुल्तान में क्या सलूक किया गया है, चंद दिन पहले ये मोटरवे पे क्या सलूक किया गया था, और फिर ये मुजरिम दंदनाते फिरते हैं। मजाल थी इन मुजरिमों की कि हमारे जमाने में कुछ सर भी उठा जाए, मजाल थी इन क्रिमिनल्स की कि ये कोई दंदनाते फिरे। अल्लाह के फजलो करम से हमने हर चीज को कंट्रोल रख किया होता, अवाम की दिलो जान के साथ खिदमत कर रहे थे। और मैंने आपको बताया है, यार बंद करें इसको, और मैंने आपको बताया है कि अल्लाह के फजलो करम से हमने इतने बड़े बड़े मसले हल किए भाई। एक सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, इक्तिसादी फील्ड में नहीं, आप जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने दिफाई सेक्टर में भी, दिफाई फ्रंट पर भी हमने अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। कोई है जो इस बात से इनकार करता हो? आजकल तो आपको यहाँ पर 4 मुल्क नहीं मिलते जो आपको सपोर्ट करें अपने मसाइल के ऊपर। मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, दुख होता है, तकलीफ होती है। एक रेजोल्यूशन को पास नहीं आप करवा सकते, और आप 51 मुल्कों में आपको कोई ऐसे इतने मुल्क भी नहीं मिलते कि आप उसको टेबल कर सकें। क्या बातें करते हैं आप? बेड़ा गर्क कर दिया आपने पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया आपने कश्मीर का आपने। और सिर्फ मैं कश्मीर का सफीर, मैं कश्मीर का एम्बेसडर। कहां गई तुम्हारी सफारत? कहां गई तुम्हारी एम्बेसडरी? कौन से दावे तुम करते थे? आपने तो मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हर सेक्टर में, हर फील्ड में। आप मुझसे पूछो, मैं भी तंग हूं, ये जो सामने बैठे हुए हैं ये सब तंग हैं। गरीबों की झोंपड़ियों में जाओ, उनकी झुग्गियों में जाओ, वो भी तंग हैं, वो भी पता नहीं कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पूछो जाके उनके क्या जज्बात हैं, उनके बच्चों से पूछो जाके क्या उनको तन ढांपने के लिए कपड़े मिलते हैं?
तन ढांपने के लिए क्या कपड़े मुयस्सर हैं? पूछो जरा उनसे। ईद आती है, ईद पे बच्चे रोते हैं कि अब्बू हमें नया जूता ले दें। नए जूते के लिए पैसे नहीं है लेके देने के लिए बच्चों को, नए कपड़े लेके देने के लिए पैसे नहीं है बच्चों को। ईद पे भी उनको यही फिक्र होती है कि हम खाना कहां से खाएंगे। ईद वाले दिन भी ये फिक्र उनको नहीं छोड़ता। और आप कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां है वो 1 करोड़ नौकरियां? कहां वो बुलंद बांग दावे? आप 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, 1.5 करोड़ बंदा आज बेरोजगार हो चुका है परवाह आपको उनकी? क्या सोचते हैं आप? कहां हैं आप? और आपको लाने वाले कहां हैं? किधर हैं वो? जवाब दें, इस कौम को लाने वाले भी जवाब दें भाई। मैंने तो चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा भाई इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, ला के बिठा दिया आपने, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है, वो बताएं हमें कि उन्होंने ये सब काम क्यों किया है, क्यों इलेक्शन चोरी किया, क्यों पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये बातें एक न एक दिन मंजर पे आनी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना जो है वो इस मामले में मैं अपने जो है वो जज्बात को उन पे कंट्रोल मेरा जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता। और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि मैं चुप नहीं हूँगा। और मैं एक सबसे पहले नारा लगा रहे हैं आप, नारा आप लगाएं बिल्कुल बड़े शौक से, लेकिन जरा नारा लगाने से पहले क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, और जवाब मुझे देना पूरे खुलूस के साथ और दयानतदारी के साथ। मुझे ऐसा नहीं जवाब चाहिए जो सिर्फ जुबान से आए और दिल उसका साथ ना दे। अगर दिल साथ देता है तो फिर मुझे जवाब दो, दिल साथ नहीं देता तो चुप रहो। जवाब भी देने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं मांगता आपसे जवाब, पाकिस्तानी कौम उसका जवाब जानती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप अपने दिमाग से पूछें, दिल से पूछें। पहले दिल से पूछें, बाद में दिमाग से पूछ लेना। क्या आपको, मुझे और हम सबको तारीख के दुरुस्त सिमत पर खड़े होते हुए नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मुझे जरा बिल्कुल दिल से पूछ के हाथ खड़ा करके बताओ, हमें तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े होता हुआ नजर आना चाहिए या नहीं? जो समझते आना चाहिए हाथ खड़ा करो। बस खड़े होने की जरूरत नहीं है, हाथ खड़ा कर दिया काफी है। आपका बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं, अगर आप दिल से समझते हैं तो फिर जो मैं बातें कर रहा हूं, जो मैं अलम बुलंद कर रहा हूं, मेरा साथ दोगे? इस सवाल का जवाब भी दिल से पूछ के बताओ, मेरा साथ दोगे? अगर आप दिल से साथ दोगे तो फिर मैं आपसे वादा करता हूं
इंशाल्लाह आई विल नेवर लेट यू डाउन, मैं कभी आपके साथ नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। और आप इंशाल्लाह मुझे स्टेड फास्ट पाएंगे इंशाल्लाह। आप मुझे अपनी नजरिए पे हमेशा मुझे कायम दायम पाएंगे इंशाल्लाह। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। आज मैं अगर मैदान में निकला हूं अपने मुल्क को बचाने के लिए, तो मैं बिल्कुल अपनी कसम, और ये मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी को ये किरदार आज अदा करना होगा। हर पाकिस्तानी को, सबसे पहले तो आपको, क्योंकि आप पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप पाकिस्तान के कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आपके पास उनकी वोटों की, उनके कॉन्फिडेंस की, उनकी अमानत की आपके पास है उनकी अमानत। और सबसे पहले तो ये फिर आप कौम से भी वादा ले सकते हैं। आपसे पहले मुझे वादा करना था, मैंने कर लिया आपसे वादा, और आज आप वादा करेंगे, कल को कौम इंशाल्लाह हमारे साथ वादा करेगी। फिर देखना किस तरह से कौम आपसे कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेगी। मेरा पूरा यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह की ताईद भी हमारे साथ होगी। तो आपने इस मामले में बड़ा क्लियर हेडेडली मेरे साथ चलना है, मैंने आपके साथ चलना है। और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं, वो अपने इस तमाम मुसीबतों से निजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहाँ लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे। उनकी कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि किधर जाएं, और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस का सोचते हैं कि ये कहां से देंगे। फीस दे दें, बच्चों को पढ़वाएं, या फिर रोटी खाएं। वो कहते हैं दोनों में से उनको समझ नहीं आती कि हम किस चीज का इंतखाब करें। हमारे जमाने में तो ये हाल नहीं था, आज ये हालात पैदा हो चुके हैं। ये तो वो कहने लगे कि उसके बाद फिर अगर वो रोटी खाते हैं तो उनके पास सालन के पैसे नहीं होते, वो पानी से रोटी गीली करके भी कई दफा उनको खानी पड़ती है, पानी से। ये तो उन लोगों का वो हाल बता रहे थे जिनके पास छोटा मोटा रोजगार है, जो बेचारे अभी भी तनख्वाह लेते हैं, घर का किराया भी देना पड़ता है, और फिर बच्चों के लिए दूध का इंतजाम भी करना पड़ता है। तो रोटी पानी के साथ खाते हैं, पानी के साथ कई दिन। सालन मुयसर नहीं है, गोश्त तो दूर की बात है, मुर्गी तो दूर की बात है, पुलाव तो शायद पता नहीं साल में एक मरतबा भी खाना नसीब होता है कि नहीं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, और मुझे समझ में आती है। आज 30,000 रुपया जरा सामने रखें, इन सब की जरूरियात को सामने रखें टेबल पे, 30,000 रुपया इस तरफ रख दें, ये सब मसाइल इस तरफ रख दें, एक एक को बताएं कि इतना इतना पैसा इन तमाम चीजों को दरकार है, और उसके बाद देख लें कि जब आधी चीजों में पहुंचेंगे 30,000 रुपया खत्म हो चुका होगा, और बाकी आधी चीजों के लिए क्या करेंगे।
भीख मांगेंगे किसी से जाकर, उधार मांगेंगे किसी से जाकर, चोरी करेंगे, डाका डालेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो डाका नहीं डालना चाहते, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो चोरी नहीं करना चाहते, ऐसे बहुत खुददार लोग हैं जो भीख नहीं मांगना चाहते। फिर क्या करेंगे? अगर उधार देंगे उनका ज़मीर गवारा नहीं करता, उनकी खुददारी गवारा नहीं करती, लेकिन अगर लेते हैं तो फिर अदा कैसे करेंगे? अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उससे अगले महीने और कर्ज चढ़ेगा, उसके बाद किसी का मकान बिकेगा, कोई बीमार हो जाता है, किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर होता है, किसी को खुदा ना खास्ता गुर्दों की बीमारी होती है। क्या करेगा? अपना मकान बेचेगा या अपना असासे बेचेगा और वो अपने जरूरियात को आंसुओं के साथ पूरा करने की कोशिश करेगा। मुल्क के, और हम यहाँ पर इलेक्शनों को चोरी करते हैं, जाली मैंडेट लोगों को दिलवाते हैं, आपको हरवाते हैं। आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, बहुत सारी सीटों से आप जीते हुए थे, आप जीते हुए थे, आपको हरवाया गया, हरवाया गया, आपको शिकस्त दिलवाई गई। आरटीएस को बंद करके आपकी सीटें खत्म की गई और उनकी सीटें आपने उनको दिलवाई जो नहीं थी उनकी, जो हमारी थी। मुझे बताएं, कई हलकों में इस कदर वोट मुस्तरद हुए कि माजी की तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बात मैं सच कहता हूं या नहीं कहता? और डबल डबल मोहरें लगी हुई थी। वो क्या था? सब कुछ आपके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशनों से बाहर निकाला गया या नहीं निकाला गया, और फिर पोलिंग निकालकर उसके बाद फिर उनको खाली करवाकर उसके बाद डब्बे भर के आरटीएस को बंद करके कई घंटे उस सारा धांधली का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद आप अपना जो है वो इसको असेंबली में लाते हैं, कुछ वोट फाटा के आप तोड़ते हैं, कुछ एमक्यूएम को साथ मिलाते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट साथ मोरे आप शामिल करवाते हैं। ये ट्रैक्टर वाले कौन लोग थे? कौन थे ट्रैक्टर वाले? जरा बताएंगे। ये ट्रैक्टर वाले वही लोग थे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और जो लाने वाले हैं उनका निशान था, और उनको आप लाते हैं और फिर सिर्फ 4 वोटों से इस सिलेक्टेड को आप वजीर आजम बनाते हैं, 4 वोटों से, फिर भी 4 वोटों से। तो ये हम इतनी आसानी के साथ ये तमाशा देखते रहे और कुछ बोले ना? हम गूंगे तो नहीं है, बहरे तो नहीं है, अंधे तो नहीं है। या तो हम अंधे हैं तो फिर ठीक है, या हम बहरे हैं तो फिर ठीक है, या गूंगे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर नहीं है और हमारा ज़मीर भी जाग रहा है और हमारा अल्लाह के फजलो करम से जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, खुददारी भी हमारी मौजूद है, तो फिर इन चीजों को देखना, इन चीजों को होते हुए देखना अपनी आंखों से और कानों से सुनना, तो फिर उसके बाद हम खामोश रहें, मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तानियत है। ये पाकिस्तानियत हरगिज नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और देखें, मैं 3 दफा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा हूं। आज लंदन से बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, लंदन से बैठ के बात कर रहा हूं। 3 दफा मुल्क का वज़ीर आज़म लंदन से बैठ के बात करता है। और कल आपने देखा कि वहां कोर्ट ने मेरे खिलाफ क्या इरशादात फरमाए हैं, क्या कमेंट्स दिए हैं। अब किस तरह से बंदा जो है वो ये मैं एक कहे कि जनाब हमें इंसाफ मिलेगा? क्या इंसाफ मिलेगा? और पहले क्या इंसाफ मिला है? मोहम्मद बशीर की अदालत से वो कर्नल क्या कर रहा था बात वहां पे? वो कर्नल साहब जो वहां पे मोहम्मद बशीर की अदालत में गए, उन्होंने क्या जाके वहां पे बात की? मोहम्मद बशीर, उनका क्या काम था वहां जाने का? और उसके बाद फिर जो दूसरी अदालत जो है अरशद मलिक की, क्या कह गए अरशद मलिक साहब?
आप बताएं, उनको फारिग कर दिया, वो तो चले गए घर, फैसला अभी तक मौजूद है, फैसला मुअत्तल नहीं हुआ, फैसला डिसमिस नहीं, वो डिसमिस हो गए, फैसला डिसमिस नहीं हुआ। ये है इंसाफ। और इस इंसाफ की आपने परसों जो है ना एक और झलक देखी है, जब शहबाज शरीफ साहब को पकड़ के सीधा जेल में ले गए। अभी तक उनको सुनना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या कहते हैं अपने डिफेंस में, अपने दिफा में, अपने हक में वो क्या बात करते हैं, वो भी सुनना गवारा नहीं किया। और दूसरी तरफ भी आपको मालूम है ना, जनरल बाजवा, जो आसिम बाजवा, करोड़ों के एसेट्स और असासे अमेरिका में बनाए हैं पिछले 15-20 सालों में जी, अरबों के असासे बनाए हैं वहां पे अमेरिका में। और बच्चे जनाब कहते हैं वो उनकी अलग दास्तान है। और उसके बाद जब सारी बात खुल के आती है तो पता नहीं वो भी बाय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, इस्तीफा देने जाते हैं। इमरान साहब कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, आप तो बहुत ईमानदार हैं, आपने तो कहाँ कोई गड़बड़ की होगी, हम सब आपके विटनेस हैं भाई, हम सब आपके गवाह हैं, आपने तो कोई गड़बड़ नहीं की, ये लें वापस लें, अपना इस्तीफा ले जाएं। ये म्यार है यहाँ पर ईमानदारी का और बेईमानी का पाकिस्तान के अंदर। ये सब लोग जो है, ये जो जद्दी पुश्ती जो यहाँ पे जो अपने लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने अच्छे वज़राए दे रखे हैं, वो सब के सब बेईमान है, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है ना वो पार्लियामेंट से है, वो सियासी पार्टी से है। और ये लोग, ये जो अपना जिन्होंने असासे अरबों के वहां बाहर बनाए हैं, ये बनाने के बावजूद ईमानदार है। यार ये मेयार तो नहीं चलेगा यहाँ पर। और फिर आप ये तवक्को करें कि ये मेयार ये हो और फिर नवाज शरीफ खामोश रहे। नवाज शरीफ उस मिट्टी का नहीं बना हुआ कि जो ऐसी जो इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर खामोश रहे। मैं नहीं रहूंगा खामोश, और कोई मुझे खामोश कराने की कोशिश भी ना करे, कोई ना करे। और मैं आपसे, यानी इतने बेशुमार लोग मुल्क से बाहर अपनी नौकरियां खो चुके हैं, पाकिस्तान में नौकरियां खो चुके हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। और जैसे मैंने अभी कहा कि क्या किसी ने उनकी जाके मिजाज पुरसी की है, किसी ने उनकी खबर दी है, पूछा है कि आप किस हाल में हैं, आप जिंदा भी हैं या नहीं? तो भाई उन्होंने ये सब, मैंने आपको भी रोजगार की बातें बताई, पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात की बातें बताई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन सब मुश्किलात की जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान पर तो आयद होती है। लेकिन भाई मैं बार बार कहता हूं, आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं बहुत सारे, और आप इस बात पे आ जाएं अब आप भी, कि इसके असल जिम्मेदार जो है वो लोग हैं जो इमरान खान को लाए। आज इस सब चीजों का हिसाब उनको देना होगा। अगर कोई गरीब भूख से मरता है, लाने वाले बताएं कि कैसे हुआ। अगर किसी की इज्जत लुटती है किसी अपना मोटरवे के नीचे या मुल्तान में, ये बताएं हमें लाने वाले। इसका अगर आप जिम्मेदार नहीं तो कौन जिम्मेदार है? एक स्टूज है आपका जो आपने वजीर आज़म बनाकर यहाँ पे बैठाया हुआ है, तो आप हैं लाने वाले। असल लोग जिन्होंने इलेक्शन जीता तो उनको हरवाने वाले आप हैं। आप इसका जवाब दें, आप बताएं लोगों को रोटी नहीं मिलती, आटा महंगा हो गया है, आप जिम्मेदार हैं। चीनी महंगी हो गई है, आप जिम्मेदार हैं। बिजली के बिल बम बन के सरों पे गिरते हैं, आप जिम्मेदार हैं।
پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی بگڑتی صورتحال کے آپ ذمہ دار ہیں. معیشت تباہ و برباد ہو گئی, آپ ذمہ دار ہیں. روپیہ گر رہا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. ہم $100 چھوڑ کے گئے تھے, آج 170 کا ڈالر ہو گیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. ساؤتھ ایشیا میں سب سے پسماندہ ملک اس وقت پاکستان ہے. ہم سب ایسے پوچھ لیتے ہیں عمران خان ذمہ دار ہے, کئی ڈرتے ہیں, نہیں بات کرتے, یا ڈرتے تھے نہیں کرتے تھے بات. اب نہیں بھائی, اب نہیں, اب آپ ذمہ دار ہیں. یہ ڈالر جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے, روپیہ مٹی میں مل گیا ہے, آپ ذمہ دار ہیں. آپ کا یہ بندہ جس کو آپ لے کے آئے ہیں, جو سوغات آپ نے ہمیں دی ہے, اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا, الیکشنوں میں دھاندلی کی, اور مسلم لیگ جیسے کہ میں نے پہلے کا الیکشن جیت چکی تھی, RTS کے ذریعے سے ہروایا گیا, اور پھر اس کو اپنا لا کے بٹھا دیا, جو سر تسلیم خم کرتا ہے ہر بات پہ, کرسی میں بٹھا دیا ہے. اور اس لیے تو آج یہ ملک کا حال ہوا ہے. یہی وجہ ہے آج پاکستان کی رسوائی کی, یہی وجہ آج پاکستان کی موجودہ صورتحال کی اور معیشت کی تباہی کی. اس لیے تو روز بروز غربت بڑھ رہی ہے, اس لیے تو روز بروز بربادی بڑھ رہی ہے, اور اس لیے تو ہم اقوام عالم میں روز بروز رسوا ہو رہے ہیں, اور پہلے سے زیادہ رسوا ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے, کوئی ملک بھی نہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ریزولوشن پاس کرانے کے لیے بھی ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد آپ ایک نیا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں OIC کو چھوڑ کر. کس طرف آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ یہ کون اس کو ملک کو آگے کل کو ٹھیک کرے گا؟ کون ہے جو دوبارہ اس ملک کو ٹریک پہ لائے گا؟ بھائی یہ تو سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو چکا تھا, یہ تو الیکشنوں کے بعد کی باتیں میں کر رہا ہوں نا, لیکن سلسلہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا, جب آپ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کروا دیا, صرف بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر. بیٹے سے, کسی اور سے نہیں, بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, نواز شریف صاحب ڈسمسڈ. اور پھر وزارت عظمیٰ سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کے خلاف ریفرنس بنوائے, اس کو سزائیں دلوائیں انہی عدالتوں سے جن کا میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا ہے. کہیں سے کوئی کرنل نکلتا ہے, اور کہیں سے جو ہے وہ ایک جنرل نکلتا ہے, کہ اگر آپ نے نواز شریف کو جو ہے وہ باہر نکالا, یا آپ نے اپنا مریم نواز کو بیل دی, ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ ہے وہ 2 سال کی محنت جو ضائع ہونے کا خدشہ تھا ان کو. یہی وہ 2 سال کی محنت تھی نا, کہ ISI کے جنرل فیض حمید ان کو ملنے گئے کہ آپ نے نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی, نہ اس کی بیٹی کو, اور جب وہ نہیں مانے تو ان کے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے اور ان پر دباؤ ڈالا. اور پھر مریم اور نواز شریف کے جو بینچ ہے اس میں شوکت صدیقی کو مت رکھا جائے. پھر آپ کہتے ہو ہم سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرتے, ہم مداخلت نہیں کرتے, ہم دوسرے اداروں میں مداخلت نہیں کرتے. پھر یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مداخلت کی جگہ کوئی اور نام دیں گے. اور جنرل صاحب کون ہے؟ جنرل فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں, اور کن کی انسٹرکشن پہ کام کرتے ہیں؟ وہ از خود کرتے ہیں یا کسی سے انسٹرکشن کے آرڈرز لیتے ہیں؟ اور پھر جب وہ, میں چلے مانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کیا ہوگا, تو پھر مولانا غفور حیدری صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا
चीफ अवामी स्टाफ ने कि हमें नवाज शरीफ को सॉर्ट आउट कर लेने दो, और जो हम कर रहे हैं उसके खिलाफ आप उसमें दखल मत दें, धरना आप मुलतवी करें, हम जो कर रहे हैं उसको नवाज शरीफ को सॉर्ट आउट करने में वो आप हमें उसमें करने दें, उसमें दखल न दें। और ये इसका मतलब फिर ये कहाँ से बात चलती है, किधर से चलती है ये बात? ये सब भाई अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ये है वो जो 2 साल मेहनत होती रही है, जिसके बारे में फैज हमीद साहब कहते हैं जी कि हमारी 2 साल की मेहनत जाये हो जाएगी अगर आपने नवाज शरीफ को और मरियम को बाहर आने दिया। फिर हम अगर ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई तो हमसे बड़ा फिर बेवकूफ कौन हो सकता है? इलेक्शन में धांधली फिर हुई, उसका नतीजा सामने आया, और आपने एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को बिठाया, इसलिए तो आज मुल्क का ये हाल हो गया है। इसलिए तो हम लोग भी अब तंग आमद बजंग आमद, हम तो अपने मुल्क के साथ ये खेल तमाशा मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा स्टेटमेंट आप लिख ले कहीं, हम भी खुददार लोग हैं, हमारा भी ज़मीर है। मैं भी सेल्फ रिस्पेक्ट में बिलीव करता हूं। मैं कोई, अल्लाह माफ करे मुझे, मैं कोई मगरूर या मुतकब्बर आदमी नहीं हूं, लेकिन अपनी अना में मैं बिलीव करने वाला बंदा। और आज आपको भी, जो आप सब बैठे हुए हैं, आप भी तय कर लें कि आपने अपने ज़मीर के खिलाफ कोई कभी सौदा नहीं करना। आप तय कर लें कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी कुर्बान नहीं करना। आप बाज़मीर लोग हैं, बाज़मीर बन के दिखाएं। आप जब ज़मीर के मुताबिक चलेंगे तो आपकी कौम लाजमन इंशाल्लाह आपके पीछे चलेगी, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। तो हुजूर ये जो सब कुछ जो है, ये सब कुछ एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट था जिसके मुताबिक ये सारी चीजें जो ये हुई। JIT बनाई गई जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बनी, जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदा था, जिसमें ISI का नुमाइंदा था, और ये मुल्क की तारीख में पहली मर्तबा हुआ। आप वजीर आजम की JIT आप बना रहे हैं, उसमें आप और लोग उनको रखा गया जो एक व्हाट्सएप पे लोगों को चुना गया था, उसकी भी एक तारीख है। तो ये मैं समझता हूं कि जब आपको कुछ नहीं मिला तो आपने सिर्फ एक अकामे पे अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को निकाल दिया। कोई है बात समझ में आने वाली? कोई मुझे समझा दे, मैं समझना चाहता हूं। कोई मुझे समझा दे ताकि मैं समझ जाऊं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर जनाब मैं माजरत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो फिर हुजूर आपको समझने की जरूरत है, और आपको भी इस्लाह करने की जरूरत है। और फिर रेफरेंस बना दिए, सजाएं दिलवा दी, और फिर क्या हुआ? यानी बलोचिस्तान के अंदर मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से, यहाँ हमारे चैनल साहब भी बैठे हुए हैं, कादर बलोच साहब भी बैठे हुए हैं, बलोचिस्तान से और भी लोग होंगे, उनके सामने, हमारी आंखों के सामने बलोचिस्तान की हुकूमत को गिरा दिया गया। और फिर वहां पर आसिम सलीम बाजवा साहब भी वहीं मौजूद थे और कमांडर थे, और वहां पर हुकूमत को हमारी गिराकर तो बलोचिस्तान से नए मोहरे लाए गए। क्यों हुआ सारा? सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस को सैबोटाज करने के लिए। ये इलेक्शन को सैबोटाज किया भाई। इलेक्शन को सैबोटाज करना कोई छोटा जुर्म नहीं है, कोई मामूली जुर्म नहीं है, बहुत बड़ा जुर्म है। इलेक्शन को सबवर्ट करना, इलेक्शंस को मैनेज करना, धांधली करना, किसी को जितवाना, किसी को हरवाना, ये सब बहुत बड़े बड़े जराइम है ये, और इनका हिसाब तो भाई आपको देना पड़ेगा और हमें लेना पड़ेगा। और वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग का बाजार गर्म किया, और इन नए मोरों को जितवा के वोट को सरेआम
बेइज्जत किया सरेआम, और एक ऐसा गुमनाम आदमी सेनेट का चेयरमैन बना दिया जिसको कुछ जानता ही नहीं था। यानी किसी ने कभी को ना मिला, ना कभी किसी को किसी ने देखा। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े मुंतखब इदारे का आज वो चेयरमैन। ये डूब बनने का मुकाम नहीं है, ये इस हम सब के लिए ये डूब बनने का मुकाम है। ये हैं वो चीजें जिससे मैंने आपसे अभी ये अहद लिया था कि क्या आप अपने ज़मीर की आवाज में लब्बैक कहोगे? क्या ये सब कुछ हम यूं ही जाने दें? क्या ये सब कुछ हम यूं ही बर्दाश्त करते चले जाएं? हमको भेड़ बकरियां हैं, हमको गाय भैंसे हैं कि जैसे आप हमें चलाओगे हम वैसे चलते रहेंगे, जैसे हमें हाँकोगे हम हाँके जाते रहेंगे? ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप जानते हैं हमारी गवर्नमेंट अभी चल रही थी, अच्छी चल रही थी। इमरान खान और ये तारुल कादरी का गठजोड़ बना दिया गया, उनको कनाडा से और लंदन से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बिठा दिया गया। इमरान खान को बनाया गया और कहा कि आओ इस्लामाबाद में आओ, इकट्ठे हो गए नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ धरना जो है वो शुरू करो। उनको वहां धरने में ले आए। ये भी उस 2 साला प्रोग्राम का वो हिस्सा था। उसके बाद फिर जिसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है भाई, इन चीजों का खमियाजा ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भुगत रहे हैं, आप सब भुगत रहे हैं। नैब को कुछ लोगों के एहसासे तो नजर आते हैं और उनके नजर आते हैं जो उनको तो बहुत नजर आते हैं, वो एहसासे तो बहुत ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन कुछ लोगों के एहसासे उनको नजर नहीं आते। और अभी जो हाल ही में जो मैं बार बार ये बात कहता हूं और कहता रहूंगा, इसमें कोई आर नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये मेरे मुल्क का मामला है और जनरल आसिम बाजवा के और उनकी फैमिली के एहसासों पे उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ये नैब का किरदार है। भाई आपने जनरल आसिम बाजवा को नोटिस भेजना तो भेजें, नहीं भेजना तो फिर कम से कम एक मेडल ही दे दे उसको, और कोई मेडल उनको प्रेजेंट कर दें, कोई हलाले इस्तिकलाल दे दें, कोई तमगाए जुर्रत दे दें, कोई दे दें, किसी किस्म का मेडल आप उनको दे दें। आपने अपना जो है वो ये पेशावर मेट्रो का हाल मैंने अभी आपको बताया। मालम जब्बा आपको नजर नहीं आता, पेशावर मेट्रो आपको नजर नहीं आता। इस पे स्टे लिए हुए हैं, पेशावर मेट्रो पे स्टे लिया हुआ है कि जी आप इसमें इंक्वायरी ना हो। मैं जान सकता हूं ये स्टे लेने का मकसद क्या था। एक ऐसा स्टे जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। ये अवाम, ये पैसा भाई इमरान खान का, ये लाने वालों का जाती पैसा नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई है। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खून पसीने की कमाई है। ये इसका पूरा हिसाब किताब होगा और ये सब नैब की नजरों से क्यों ओझल है? कहाँ है वो बिलियन दरख्तों का मंसूबा? उसमें जो पैसा है वो किधर है? किसने कहा है मालम जब्बा का पैसा? इतना बड़ा स्कैंडल है, कौन इसका जवाब देगा? ये सब चीजें जो कौम इनका जवाब मांगती है और ये जवाब आपको देना होगा। मैं कल भी मैंने कहा है कि मैं अपना दूसरी मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये कौन बताएगा हमें फॉरेन फंडिंग केस जो है वो इतने सालों से क्यों दबा हुआ है? क्यों नहीं वो सामने आता? और क्यों नहीं अपना जो है वो
उसका कोई हिसाब किताब कौम के सामने आता, क्यों उसके खिलाफ भी ये स्टे ऑर्डर वगैरह लेते रहे और दे रहे हैं, और क्योंकि उसमें सब गड़बड़ करप्शन है, पैसा खाया है, पैसा बनाया है इन्होंने, और लेकिन मुझे समझ नहीं आती उसको कौन रोक रहा है कि वो फैसला जो उसका सुनाया जाए और फैसला कौम के सामने लाया जाए। मैं जानना चाहता हूँ, अलीमा खान को तो आज तक किसी ने पूछा नहीं, और आपने कहाँ से जायदादें बनाई? अलीमा खान साहिबा को आपको बताना चाहिए, नैब को, कि जी हमने अलीमा साहबा को अभी तक क्यों नहीं नोटिस भेजा, क्या वजह है? ये कौम जानना चाहती है, पूरी ऑपोजिशन जानना चाहती है। फिर आपने तो जिंदगी में इमरान खान साहब कभी कोई कारोबार नहीं किया, आपने तो कभी कोई कारोबार नहीं किया, कभी आपने कोई कमाई नहीं की। ये बनी गाला की रियासत कहाँ से बनी? इसके लिए पैसा किधर से आया? ये आपको जवाब देने होंगे। अगर आपको वो साकिब निसार साहब छोड़ गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कौम भी छोड़ देगी आपको। हम नहीं छोड़ेंगे आपको। और इसके लिए पैसे कहाँ से आए? जमान पार्क के घर को दोबारा तामीर किया, उसकी किधर से आए? टैक्स तो आप सुना है कि मुश्किल से लाख 2 लाख रुपए देते हैं, तो करोड़ों रुपए किस तरह से आपने अपने जमान पार्क के घर पे लगा दिए? किस तरह से करोड़ों अरबों की जायदाद बनी गाला में आपने बना ली है कि जब आपने कि मेरी बीवी ने मुझे फलां पैसे भेजे, मैंने इधर से उधर भेजे, उसने उधर से इधर भेजे। ये क्या चक्कर दे रहे हैं आप? ये कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। आप इन सब चीजों के बाद ठहरे सादिक और अमीन, और हम जो 1937 से हमारे बड़े माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर खून पसीने की कमाई करते रहे हैं, अपने हाथों से काम करते रहे, हम जो है वो सबसे बड़े चोर ठहरे। ये नहीं चलेगा भाई, इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा, कोई तस्लीम नहीं करेगा। मैं ये बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि मैं भाई बहुत इस मामले में मैं समझता हूँ कि हक बात करनी चाहिए, और मैंने पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की है, और अगर अल्लाह दोबारा मौका देगा तो ये खिदमत का जज्बा मेरे सीने में मौजूद है। मैं खिदमत करता रहूंगा और आइंदा भी इंशाल्लाह करूंगा। हमारी पार्टी भी बिल्कुल इस जज्बे से सरशार है, खिदमत करेगी। मैं उस नौजवान लेफ्टिनेंट नासिर को खराज तहसीन पेश करता हूं जो शहीद हुआ है वजीरिस्तान में, जिसकी वालिदा ने अपने हाथों से काम करके अपने बेटे को पाला था। मैं उस माँ को सलाम पेश करता हूं, लेकिन मैं उस फौजी को सलाम पेश नहीं करता जो वज़ीर आज़म हाउस के दीवारों को फलांग कर, उसके गेट को फलांग कर अंदर दाखिल होकर अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करे। मैं उसको सलाम नहीं करता, हरगिज नहीं करूंगा। और मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो मुल्क की दौलत लूट कर अमेरिका में जाके जायदादें बनाए। मैं उसको भी सलाम नहीं करता जो अवाम का मैंडेट चोरी करे, कभी नहीं करूंगा। और मेरे दिल में उनके लिए कोई इज्जत नहीं है। मेरे दिल में इन लोगों के लिए इज्जत है जो हक हलाल की कमाई खाते हैं, जाके 24-24 घंटे ड्यूटी देते हैं बॉर्डर्स पे, पाकिस्तान की रखवाली करते हैं, आइन का एहतराम करते हैं, और उसके बाद अपने कानून का एहतराम करते हैं। मेरी जान भी उनके लिए हाजिर है, मेरी दिल के गहराइयों से उनके लिए सलूट है। अपनी ओथ का एहतराम करते हैं, ओथ जो हल्फ लेते हैं फौज में भर्ती होते वक्त, उसका एहतराम करते हैं। और वो ओथ पता क्या कहती है? वो ओथ कहती है, सुन ले जरा, ये 4 लाइनें हैं। जब मुसल्लह अफवाज में वो भर्ती होते हैं या कमीशन लेते हैं
وہ کہتے ہیں میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا۔ کیا؟ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی فوج بری، بحری یا فضائی میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ جو اس کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو آئین کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، جو قانون کی پاسداری کرتا ہے میں اس کو سلوٹ کرتا ہوں، لیکن جو اس کی نہیں کرتا، جو آئین توڑتا ہے، جو قانون توڑتا ہے، وہ آئین کے ساتھ غداری کرتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ بالکل مشرف کے ساتھ بھی یہی میرا تنازع تھا، تنازع کیا، یہی اپنا میرا اختلاف تھا، اور آج بھی میرا یہی اختلاف ہے ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ یہ نہیں تسلیم کریں گے ہم۔ بھائی میں اپنی بات بہت لمبی کر چکا ہوں، آپ کو قوم دیکھ رہی ہے، قوم مجھے بھی دیکھ رہی ہے، ہماری باتیں سن رہی ہے، میری باتیں حرف بحرف قوم نے سنی ہیں۔ 10 تاریخ کو پہلی 30 تاریخ کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی، 20 تاریخ کو اے پی سی کی، اس کی بھی قوم نے ساری گفتگو سنی، آج بھی سن رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں۔ دیکھنا یہ جو حلف آج آپ نے مجھ سے لیا، میں نے آپ سے لیا ہے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر قوم نہ آپ کو نہ مجھے معاف کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی ناصر ہو، میں ابھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، انشاءاللہ میں آپ کی کارروائی سنوں گا اور دیکھوں گا۔ پاکستان، میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان